हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इंटर ज्योग्राफी के इस सीरीज में वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड हम लोग आज फिर से कुछ नए एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और समझने वाली बातों को एनालाइज करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के वर्ल्ड पॉपुलेशन ज्योग्राफी को। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या भारतीय आर्य? तो कौन है? ऑस्ट्रिक। दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? फरवरी 2014 में, फरवरी 2015 में, जनवरी 2014 में, फरवरी 2016 में? युवा नीति युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए जनसंख्या से संबंधित एक बेहतरीन नीति, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जनवरी 2014 में। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मतलब डेंसिटी पूछ रहा है कि घनत्व पश्चिम बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का। तो कहाँ का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। एक थोड़ा सा लिंक से हटकर प्रश्न है, 10 रुपया के नोट पर कितनी भाषाएं छिपी हुई हैं? 15, 14, 16 या 17 भाषाएं? 17 भाषाएं। और ये 17 भाषाएं कौन कौन है? क्यूरियोसिटी तो हो ही रहा होगा जानने को, तो हम लोग देख लेते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि 500 के नोट में कितनी भाषाएं छपी हुई हैं, तो इसका उत्तर भी 17 ही होगा। याद रखेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है घुमा घुमा के, फिर से एक बार हम लोग के सामने। जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? तो 7 महादेश हम लोग जानते हैं, उसमें कौन से महादेश में सबसे कम जनसंख्या है? तो जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ये रहे 7 महादेश। और इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटा महादेश कौन है जहां पे जनसंख्या सबसे कम है। तो हम लोग फिर से याद करते हैं अपने ट्रिक को, और हम लोग एक जीजीटी अपने एक ट्रिक्स के प्लेलिस्ट को अलग से चलाते हैं। उसमें हम लोग ये कई बार देख चुके हैं। जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम हम कैसे याद रखते हैं? आ इंसा आ। और ये आ इंसा क्या है? तो देखिए, ए से सबसे बड़ा एशिया, यहाँ सबसे बड़ा जनसंख्या पाया जाता है, जहां हमारा भारत भी है। दूसरे ए से अफ्रीका, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर। तीसरा यूरोप, यूरोप तीसरा सबसे बड़ा महादेश है जनसंख्या के आधार पर। एन ए, ये चौथा सबसे बड़ा महादेश जनसंख्या के आधार पर, नॉर्थ अमेरिका। और पांचवा साउथ अमेरिका, एस ए से, ठीक है। और ए इंसा के बाद आ जो है ये, तो पहले ए से अंटार्कटिका, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। इसी महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और ये हम लोग का ट्रिक है, आ इंसा आ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचाने, बोलता है सही कथन को पहचाने। ए बी सी डी में कुछ पंक्ति हैं। वैश्विक जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा औसत समुद्र तल से ऊपर एवं 200 मीटर से नीचे रहता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वैश्विक जनसंख्या का 50% हिस्सा भू सतह के 25% भाग पर रहता है। सी है, वैश्विक जनसंख्या का 90% हिस्सा
उत्तरी गोलार्ध में रहता है। देखिए ये बहुत सही लग रहा है, लेकिन 90% थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए ये भी गलत है। महाद्वीपों के किनारे पर आंतरिक भागों की तुलना में अत्यधिक जनसंख्या रहती है। महाद्वीपों के किनारे पर, ऐसा तो है क्या कि सिर्फ किनारे पर ही, किनारों पर आंतरिक भागों की तुलना में अत्यधिक जनसंख्या रहती है? तो ऐसा तो नहीं है। मध्य भाग में ज्यादातर रहती है, नदी घाटी वाले भागों में रहती है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है? बी, वैश्विक जनसंख्या का 50% हिस्सा भूसतह के 25% भाग पर रहता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी परिवर्तन का संबंध किस विद्वान से है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडल है पॉपुलेशन का, जनसांख्यिकी परिवर्तन। ये किसका है पूछा जा रहा है? ये थॉमसन का है, माल्थस का है, जेलेंस्की का है, या टेलर महोदय का है? तो किनका है? ये थॉमसन का दिया हुआ सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत वाले भी प्रश्न आते हैं। 8वां प्रश्न है, जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान हो जाए। कहने का मतलब कि 0 से 14 और 15 से 44 का आयु समूह जो ग्रुप है, जनसंख्या लगभग इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो जनसंख्या की वृद्धि को क्या कहा जाएगा? तीव्र वृद्धि कहा जाएगा, तीव्र वृद्धि कहा जाएगा, शून्य वृद्धि कहा जाएगा, या ऋणात्मक वृद्धि कहा जाएगा? तो ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि 0 से 14 और 15 से 44 उम्र के लोग की समानता अगर हो जाए किसी सोसाइटी में, किसी देश में, तो क्या होगा? उस जगह का कहा जाएगा कि जनसंख्या में शून्य वृद्धि शुरू हो चुका है। 9th क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, पंजाब का? तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये कहाँ का है घनत्व? बिहार का। और अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा जाएगा तो आप कहाँ बताएंगे? सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का भारत में, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो एक साथ 2 प्रश्न को हम लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग कुछ भारत की जनगणना के बारे में पूछते हैं। बार बार हम लोग आता है ना, तो इनके कुछ मूल पॉइंट को चलिए हम लोग जान लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, बार बार नोट्स का रिवीजन ना कर पाए, तो ये वीडियो को तेजी से देख लीजिएगा और देखिएगा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको नॉलेज भी होना चाहिए और आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। पहला, ब्रिटिश इंडिया में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो देखिए ये जनगणना कब से हो रहा है? तो 1872 से हो रहा है। एक चीज जाने, सबसे पहला जनगणना किनके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, है ना। इंटरेस्टिंग। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में रेगुलर जनगणना यानी कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1882 से हुई, मतलब आरंभ 1872 से हुई, और यहाँ जनगणना की शुरुआत रेगुलर तौर पर होना शुरू हो गया 1881 से। और किनके कार्यकाल से? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। तो देखिए 2 पॉइंट में हम लोग को 4-5 प्रश्नों के आंसर मिले। फिर एक भारत से जनगणना से संबंधित बहुत अच्छा पॉइंट है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1951 से 1951 से जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो यहाँ एक जानने को चीज मिला कि जनगणना हमेशा प्रति 10 साल पर होता है। हालांकि 2011 के बाद वर्तमान जो हम लोग का जनगणना है वो बहुत लेट हो रहा है। क्यों लेट हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि ये हमेशा पहले रेगुलर 10-10 साल में हो जाता था 1951 से शुरू होकर। ठीक है, लेकिन 2011 के बाद 2021 से अब 2025 आने को है, पर अभी तक हम लोग का 2021 का जनगणना नहीं आया है। ये एक जानने वाले विषय है, इसलिए यहाँ बता दिए। ठीक है,
लेकिन भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले 1951 से यहाँ जनगणना शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी एक जानने वाला पॉइंट था। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1981 के समय जब हुआ, तो उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त थे गोपाल स्वामी। ठीक है, यहाँ ए है लेकिन छूट गया है, कोई बात नहीं, आर गोपाल स्वामी भी याद रखने से याद रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि 2011 को अगर कैलकुलेट करेंगे ना हम लोग 2051 से, तो ये 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत के बाद ये कितनी जनगणना थी? तो 7th जनगणना थी। ठीक है, अगर यहां से देखते हैं 1872 से शुरू हुआ, तो ये 15वीं जनगणना थी। और आजाद भारत के बाद से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 7वीं जनगणना थी। है ना इंटरेस्टिंग। और भी अच्छा एक पॉइंट हम बता देते हैं आप लोग को। जनगणना के 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था हर छोटे बड़े एग्जामिनेशन से। ठीक है, अगला पॉइंट बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये भारत की कुल जनसंख्या 1.2105 अरब है। हालांकि ये बढ़कर अब काफी आगे बढ़ गया है। ये आंकड़े 2011 के जनगणना के अनुसार है, जिसमें 62.31 करोड़ यानी कि 51.77% मेल हैं यानी पुरुष हैं, और 58.74 करोड़ यानी कि कुल जनसंख्या का 48.53% यहाँ महिलाएं हैं। तो ये अच्छे सारे पॉइंट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसको आप लोग आराम से बाद में फुर्सत में शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छे अच्छे पॉइंट जनगणना के बारे में जानने के बाद ये क्या है? 10वां प्रश्न। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो इससे ये पता चलता है कि घनत्व का मतलब संबंध किससे है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर से है संबंध जनसंख्या घनत्व का। तो आंसर ढूंढते हैं अब इसका। 283, 382, 482, 400। तो कितना है? 382 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ना। सबसे ज्यादा घनत्व तो हम लोग देख चुके हैं कि बिहार का, यहाँ पूछा जा रहा है कम। अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का, बिहार का या केरल का? देखिए यहाँ पर सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत के बहुत सबसे पूर्वी किनारे वाला जो राज्य है वहां। ठीक है, 12वां प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में। ये पिछले एक प्रश्न में हम इसका उत्तर बताए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन भी आ गया। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? यहाँ आप देखिए विश्व से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश कौन सा है? फिलीपींस, जापान, भारत, बांग्लादेश। बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा घनत्व पूरे विश्व में किस देश में है? बांग्लादेश में है। और जनसंख्या घनत्व हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या का घनत्व। ठीक है, एक क्षेत्र है तो ये प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है ना, कि वहां पे कितने संख्या में लोग रह रहे हैं। देख रहे हैं अलग अलग जगह है, तो यहाँ पे इस जगह पे कुछ ज्यादा है, कहीं कम है। तो जहां अधिक घनत्व है वर्ल्ड में वो कौन सा जगह है? बांग्लादेश। मतलब हम लोग का पड़ोसी कंट्री ही है।
ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो 4 ऑप्शन है उसको भी। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राष्ट्र में बांग्लादेश तो क्लियर, लेकिन कितना? तो 1265 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद नंबर आता है किसका? देखिए भारत का, अपना भारत का 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद किसका संख्या आता है इस ऑप्शन के हिसाब से? जापान का। और जापान का कितना है? 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिलीपींस का कितना है? 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो थोड़ा हम लोग अतिरिक्त चिन्ह भी जान गए यहाँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, एशिया की, यूरोप की? हम लोग पहले ही देख चुके हैं जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? अपना एशिया में, जहां भारत भी बसता है, चीन भी यही है, इसलिए इस प्रश्न में तो कोई गलती होना ही नहीं है। अगला प्रश्न है 15, किसी भी देश क्या महान और मजबूत बना सकता है? मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसी भी देश, किसी भी देश, यहाँ पे होना चाहिए को, किसी भी, सॉरी, किसी भी, ये होना चाहिए ना, किसी भी देश को क्या महान और मजबूत बना सकता है? महान और मजबूत। सोना, देश के लोग, प्रवास, या शरणार्थी? तो इसका आंसर क्या होगा? किसी भी देश का जो लोग होता है ना, वो उस देश का सबसे बड़ा पूंजी होता है। तो किसी भी देश को महान और सुदृढ़ या मजबूत कौन बना सकता है? तो उस देश के रहने वाले लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, एशिया की, या उत्तरी अमेरिका की? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो अफ्रीका का है ना। 17 क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण और घनत्व का पैटर्न हमें किसी देश की कौन सी विशेषताओं को समझने में मदद करता है? विवेकाधीन या विवेक के अधीन, वितरक, जनसांख्यिकी, या घनत्व? तो इसका आंसर होगा जनसांख्यिकी। उस देश के जनसंख्या वितरण, उस देश के जनसंख्या घनत्व का पैटर्न को समझने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के घनत्व का अनुपात मापा जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग किस पैरामीटर से नापते हैं? लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन में बताए, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। 1 किलोमीटर एरिया में, किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? एक मान लीजिए एरिया है, और यहां से अगर हम चले ऐसे, ठीक है, तो हर 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुश फैक्टर है? किस कारण से जनसंख्या एक जगह से दूसरा जगह बढ़ता है? मतलब माइग्रेशन की ओर हम लोग देखिए बढ़ रहे हैं, कि क्या कारण है कि कोई भी जनसंख्या जो है ना, मान लीजिए ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ किसी चीज का कमी होगा तो ही ना पुश होकर आदमी बी या दूसरे गांव सी या किसी तीसरे गांव ई में जाएगा। बिना समस्या का कोई अपने जगह से निकला है? नहीं निकला है। तो उसी को कहते हैं पुश फैक्टर। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह किसी कारणवश जनसंख्या का, ऐसा तो नहीं कि पूरा जनसंख्या उठकर चल जाएगा, कुछ जनसंख्या चले जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, अपने एक छोटे से गांव में रहता है यहाँ, ठीक है, और वो पढ़ने के लिए क्या करता है, एक
बड़ा नजदीक वाले शहर में चला जाता है। मान लीजिए इस शहर में अच्छा एजुकेशन है तो, ठीक है, इसी को कहते हैं पुश फैक्टर। अब आपको इसका आंसर देना है। आंसर क्या होगा? पानी की कमी के कारण, बेरोजगारी के चलते, चिकित्सा सुविधा के चलते, या महामारी के चलते। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब होगा इसका। पानी की कमी के चलते हुए पुश फैक्टर होता है, बेरोजगारी के चलते भी होता है ना, चिकित्सा सुविधाओं के चलते लोग जाते जरूर हैं फिर ठीक होने के बाद लौट आते हैं, तो यही एक कारण लग रहा है। महामारी के चलते भी होता है, अगर किसी क्षेत्र में महामारी फैल गया है तो लोग भागते हैं ना दूसरी ओर कि ना भाई यहाँ नहीं रहना है। लेकिन चिकित्सा सुविधा, गए डॉक्टर से इलाज करा के वापस आ गए, तो ये उस फैक्टर नहीं है। ठीक है, इलाज के बाद लोग फिर अपने ही जगह पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करता है? किसको? पॉपुलेशन को इफेक्ट डालता है। किसी क्षेत्र का भू आकृति, या किसी क्षेत्र की पानी की उपलब्धता, किसी क्षेत्र की जलवायु, या सभी? ये तो कॉमन सा बात लग रहा है कि सभी फैक्टर जनसंख्या को भौगोलिक कारक के तौर पर प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक है ना, इकोनॉमिक फैक्टर बोल रहा है, जनसंख्या को प्रभावित करता है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, ए और बी, यानी कि शहरीकरण और औद्योगिकरण दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। शहरीकरण भी प्रभावित करता है आर्थिक तौर पर, और औद्योगिक उद्योग भी करता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग पढ़े ना कि पुश फैक्टर क्यों, प्रवास, तो इसी से एक शब्द निकला। क्या शब्द निकला? प्रवास माने माइग्रेशन। माइग्रेशन से कुछ क्वेश्चन करने से पहले अगर हम लोग माइग्रेशन को समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। तो माइग्रेशन है क्या? देखिए, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। प्रवास अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। मतलब एक जगह से उठकर कोई किसी दूसरे जगह जाएगा और फिर यहां से लौट कर यहाँ कभी नहीं आएगा, तो ये अस्थाई प्रवास हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि एक गांव से पढ़ने के लिए एक बच्चा बाहर गया और फिर पढ़कर वापस आ गया, तो वो होगा अस्थाई प्रवास। ठीक है, तो इससे प्रवास के दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि जैसे एक गांव है, यहाँ पे कुछ चीज का सुविधा कम है। सिंपल एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे एक गांव है जहाँ किसी चीज का कमी है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं। एक गांव है, यहाँ एजुकेशन नहीं है, तो कहीं पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, रोजगार के लिए चले जाते हैं। कोई लड़की है वो विवाह करके कहीं दूसरी जगह चल जाती है। इसको कहते हैं एक जगह से एक समूह को या कुछ लोगों का दूसरे जगह पर जाना। जैसे मान लीजिए ए चलकर बी जगह चला गया, तो ये अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। क्लियर? प्रवास किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरे जगह को जाना को माइग्रेशन कहते हैं या प्रवास कहते हैं। इतना समझ में आ गया? और प्रवास के कुछ मूल प्रकार हैं, उसमें दो प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, इसको ई माइग्रेशन कहते हैं। ई, देखिए होता तो है एक वर्ड, बस हम यहाँ तोड़कर कुछ याद रखने के लिए ई माइग्रेशन किए हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रवास। कहने का मतलब एक जगह है, एक जगह से दूसरे जगह जाकर उत्प्रवास करने लगना, रहने लगना, उसको कहते हैं ई माइग्रेशन। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बसने की क्रिया को क्या कहते हैं? ई माइग्रेशन कहते हैं, यानी कि उत्प्रवास कहलाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बसने वाला व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाता है। क्लियर? और दूसरा क्या है? आई माइग्रेशन। इसको भी अलग किए हैं, क्यों किए हैं बता रहे हैं। आई याद रखिएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आई, ये वाला। ठीक है, ये आई है। अगर इसको हिंदी में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? आई, है ना। मान लीजिए ये एक गांव है,
या एक छोटा देश है और ये कोई दूसरा देश है। यहाँ इस देश का नाम है अमेरिका ए। अगर यहां से कोई आया और इस जगह पे कुछ दिन रहने के बाद यहीं रहने लग गया, मतलब आई, कहां से आई, अमेरिका से आई। और इस आई का संबंध हम किससे कर रहे हैं, इस आई से। इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब देखिए आगे हम लोग करेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, कितना आसानी से समझ में आएगा आई माइग्रेशन क्या है। वर्ड है ई माइग्रेशन के बाद एक दूसरा माइग्रेशन है आई माइग्रेशन। क्या, आई, आ प्रवास। कहने का मतलब जब व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र से आकर किसी देश में रहता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अप्रवास कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग इसे मैप में समझें तो ये मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका से कोई आदमी या कोई समूह आकर इंडिया में रहने लगा, है ना। आकर रहने लगा माने आई का आई, याद तक हो गया ठीक से। अमेरिका से आकर भारत में रहने लगा, इसको कहेंगे आई माइग्रेशन। हम लोग चालाक बहुत है ना, आई को कुछ हिंदी के आई से जोड़ दिए और कभी नहीं भूलेंगे। जब आई माइग्रेशन याद हो गया तो ई माइग्रेशन अपने आप याद रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मजेदार चीज को जानने के बाद। प्रवास से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पहले एक साथ बुलाते हैं यहां पर। अब इसको भी देख लीजिए। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधार पर होता है। पहला जन्म के स्थान पर के आधार पर और दूसरा स्थान के स्थान पर, है ना। तो क्या है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला जन्म का स्थान कि किसी का जन्म कहाँ हुआ, और दूसरा निवास का स्थान। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को होने वाला प्रवास क्या कहलाएगा, अंतरराज्यीय प्रवास। कहने का मतलब अगर हम लोग झारखंड में रहते हैं, झारखंड के एक जिला सिमडेगा से कोई झारखंड के रांची जिला में जाकर पढ़ने लगा या नौकरी करने लगा, रोजगार करने लगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रवास तो कहेंगे पर क्या कहेंगे, राज्यीय प्रवास। की एक राज्य के भीतर वाले प्रवास को, एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहेंगे, माइग्रेशन को राज्यीय प्रवास। ठीक है। उसी तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवास को कहेंगे अंतरराज्य, है ना। एक राज्य से मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है। पहला राज्य है हम लोग का झारखंड, यहां से कोई मुंबई दूसरा राज्य हो गया ना। तो ऐसा सिचुएशन जब बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, अंतरराज्य प्रवास। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देश के भीतर ही एक जगह से दूसरे जगह प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। क्लियर। सिर्फ एक एक वर्ड का फेरा है। अगला पॉइंट है, एक देश से दूसरे देश में अगर कोई चला जाता है या प्रवास हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल प्रवास। क्लियर। सिर्फ वर्ड का फेरा है, दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान अथवा निवास स्थान को भेजे जाने वाली धनराशि हुंडी कहलाती है। ये एक जगह इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या, हुंडी। क्लियर। अगला पॉइंट है, आंतरिक प्रवास के चार धाराएं पहचान की गई हैं। देखिए कौन कौन। पहला धारा है ग्रामीण से ग्रामीण, माने गांव से गांव, ग्रामीण से शहर नगर, और नगर से नगर, एक नगर से दूसरा नगर, मुंबई से पटना, पटना से कलकत्ता। ठीक है। नगरीय से ग्रामीण, ये एक चार तरह के प्रवास की धाराएं हैं। क्लियर। समझ में आ गया। इसमें समझने को कुछ नहीं था लेकिन जानना बहुत जरूरी था।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? कहता है कि मानव में मेन जो है माने पुरुष जाति वो किस कारण से ज्यादा प्रवास करते हैं? शिक्षा के लिए, काम और रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए या विवाह के लिए? तो पुरुष ज्यादातर प्रवास करते हैं काम और रोजगार के लिए। और महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रवास जानते हैं कैसे होता है? शादी से। ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरेस्टिंग है ना ये बात कि पुरुष ज्यादातर एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और महिला जो होती हैं भारत में सबसे ज्यादा प्रवास महिलाओं का विवाह के बाद हो जाता है। ठीक है। 23 किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? माने आई माइग्रेट को पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। हम लोग सुने हैं ना, हर लोग मुंबई जाता है तो यहाँ जाकर अप्रवासी होने लगता है, रहने लगता है। बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से लोग सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं? अप्रवासी कहाँ होते हैं भारत में? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? मेल प्रधान। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण और नगरीय से ग्रामीण। एक सेकंड सोचिए तो सबसे ज्यादा पुरुष गांव से नगर की ओर जाते हैं, है ना, रोजगार के लिए, काम के लिए। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? देख रहे हैं ना प्रवास से कितना क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए प्रवास को हम लोग पहले जान लिए हैं, ठीक ना। मुंबई नगरीय समूह, मैंगलोर नगरीय समूह, दिल्ली नगरीय समूह, चेन्नई नगरीय समूह। तो महाराष्ट्र जो हम लोग पढ़े ना सबसे ज्यादा अप्रवासित, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो मुंबई नगरीय समूह जो है ये प्रवासी जनसंख्या का अंश यहाँ सर्वाधिक है। 26 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आए हैं? माने आई माइग्रेशन सबसे ज्यादा किस देश से हुआ है? तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी से हुआ है। बांग्लादेश वाले लोग बहुत कभी घुसपैठ करके या छुपके चुपके से या परिस्थितिवश सबसे ज्यादा भारत में आकर रहते हैं। अभी तो कुछ ऐसा भी आंकड़ा पता चल रहा है जो चिंता का विषय है, जिससे बहुत सारा एक्ट कानून बन रहा है। चलिए उसके बारे में भी यहाँ नहीं बात करते हैं, चूंकि विषय से भटक जाएंगे, पर वो समझ गए होंगे आप कि सबसे ज्यादा ये बांग्लादेशी उस एक्ट पे बात चल रहा है, चूंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ घुसपैठ के तौर पर या किसी भी कारण से आकर बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं। अनुकूल माने अच्छी परिस्थिति, अवसरों से, है ना, आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तो वह प्रवास के कौन से कारक कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, प्रतिकूल कारक? इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये एक वर्ड प्रधान है, आकर्षण अपकर्ष से ही होता है ना। देखिए यहाँ नंबरिंग गलत हो रहा है, 25, 26, 27 यहाँ। तो ये इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। एक्चुअली ये 26 है, ये 27 है और ये 28 है ना। उससे खैर कोई मतलब नहीं, हम लोग को प्रश्न से मतलब है। ठीक है। किस राज्य में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है? एक फनी क्वेश्चन है लेकिन आता है परीक्षा में। ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा मेघालय में होता है। ठीक है, कि पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है। भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है? देखिए अभी बता ही रहे थे, वो प्रश्न बन गया, विवाह के कारण होता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? हिमालय, हिमालय तो पहाड़ है, यहाँ तो नहीं होना चाहिए। पश्चिमी घाट क्षेत्र में, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। पूर्वी घाट क्षेत्र, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। नदी घाट क्षेत्र में, ये सबसे सटीक लग रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित होगी? तो नदी घाटी क्षेत्र में होगी। देखिए आगे एक चित्र हम बता रहे हैं। इस चित्र में भारत के जनसंख्या घनत्व को बताया गया है, दिखाया गया है अलग अलग लोगों में, है ना। और नीचे हम लोग को यहाँ पे
उसके आधार पर इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से है। पहाड़ी एरिया में सबसे कम दिख रहा है ना, 100 से भी कम। और सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? नदी घाटी क्षेत्र में। जो पिछला प्रश्न हम लोग देखे ना, उसी का यह आंसर तरीके है। वहां सिर्फ जनसंख्या की बात कर रहा था, और यहाँ पे हम जनसंख्या घनत्व भी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इन नदी घाटी क्षेत्र, जो गंगा नदी और पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये जो काला वाला भाग वही होगा। ये 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। ठीक है, ये जानने वाला चीज था, इसलिए हम यहाँ आप लोग को दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबरिंग फिर बढ़ जाएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, हम लोग को तो मेनली क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। और सबसे ज्यादा गोवा। यहाँ पे लोग महाराष्ट्र को टिक करके आते हैं, ये एक गलत आंसर हो जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, परसेंटेज कहाँ है? गोवा में। और संख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, और एक देखिए, एक लिस्ट भी हम आप लोग को देते हैं। नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, किसमें? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में। इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की सूची नीचे हम ये दे रहे हैं। नंबर 1 है महाराष्ट्र, नंबर 2 है दिल्ली, नंबर 3 है कर्नाटक, नंबर 4 है तमिलनाडु, नंबर 5 है तेलंगाना, और नंबर 6 है गुजरात। तो ये एक जानने वाला है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को क्रमवार सजाएं करके होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चन पॉपुलेशन से देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। तब गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। ठीक है।